अच्छा जी, so the topic that we are going to start is depreciation. I have divided this depreciation into two parts, ठीक है, part one and part two. Part one में हम सिर्फ basics लर्न करेंगे and we are going to know कि यार depreciation जो है वो क्या है, ठीक है, depreciation सही। के क्या मतलब what are the formulas, क्यों यूज होता है, basic information about depreciation, ठीक है बेटा। अच्छा जी, depreciation जो है part one में इसके जो मेन चीजें हैं वो हैं, मैं आपको ऑब्जेक्टिव्स, ठीक है, ऑब्जेक्टिव्स क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल लर्न व्हाट इज डेप्रिसिएशन, व्हाट आर द कॉजेज ऑफ डेप्रिसिएशन, मेथड्स, जो तीनों मेथड्स हैं मेन वो हम करेंगे, और कुछ पॉलिसीज हैं वो हम लर्न करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। नंबर वन, सो डेप्रिसिएशन है क्या। बेसिकली डेप्रिसिएशन अगर हम ले मैन की वर्ड में अगर देखें तो इट इज द कॉस्ट ऑफ यूजिंग अ नॉन करंट एसेट, ठीक है, कॉस्ट ऑफ यूजिंग अ नॉन करंट एसेट। यानी कि फॉर एग्जांपल मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं कि आपने 15 लाख की गाड़ी ली और आपने शोरूम से बाय निकाली, ठीक है, क्या वो गाड़ी 15 लाख में बिक जाएगी फौरन या उससे ज्यादा में बिकेगी? नहीं सर। नहीं बिकेगी, ठीक है। क्यों नहीं बिकेगी? सर वैल्यू डेप्रिशिएट करेगी क्योंकि उसका यूसेज बढ़ गया होगा गाड़ी का। नहीं, अभी तो आपने गाड़ी निकाली है शोरूम से। सर बहुत ज्यादा फैक्टर्स आ सकते हैं ना प्राइस के लिए तो। अभी आपने गाड़ी फौरन खरीदी, मतलब शोरूम में पैसे दिए हाँ और जी। फौरन गाड़ी में से निकाली, ठीक है। वाई इट हैज रिड्यूस्ड इट, बिकॉज इट हैज बिकम अ सेकेंड हैंड कार, ठीक है। हाँ जी। जैसे ही आपके नाम पे कार ट्रांसफर हो गई वो सेकेंड हैंड कार है। अगर वही कार को कोई वहां का शोरूम का बंदा बाहर निकाल के वापस अंदर रख देगा, उसकी प्राइस में चेंज नहीं आएगा। लेकिन क्योंकि आपने इस्तेमाल कर ली, आपने उसके नाम आपके ट्रांसफर होगी गाड़ी, दैट इज मीन के जी उसका फर्स्ट हैंड यूजर आप बन गए हैं। द मोमेंट यू सेल इट, यू आर गोइंग टू सेल इट फॉर अ सेकेंड हैंड। ये जो रिडक्शन इन कॉस्ट है, ये आपसे 15 लाख की गाड़ी कोई नहीं खरीदेगा, हो सकता है 14 लाख की खरीद ले, ठीक है, 4 लाख 45 की खरीद ले, 50 की खरीद ले, ठीक है। बट 15 लाख की गाड़ी जो आपने एग्जैक्ट मार्केट में लिया उतनी या उससे ज्यादा वैल्यू की वो नहीं खरीदेगा, ठीक है। ही विल गोइंग टू बाय इट एट द लोअर ऑफ द कॉस्ट दैट यू हैव पेड, यानी कि आपको लॉस एक तरह से फील होगा, ठीक है। ये जो कॉस्ट रिडक्शन आई है इसका नाम हम क्या देते हैं, डेप्रिसिएशन। यानी कि आपने जो कॉस्ट यूज कर ली है, ठीक है, उसको हम डेप्रिसिएशन का नाम देते हैं। अब फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू आपके पास जो क्वेश्चंस हैं वो उसमें थ्योरेटिकल पार्ट जो है दैट इज एज इंपॉर्टेंट एज द प्रैक्टिकल साइड, ठीक है। सीआईएस में, इवन आईजीसीएसई में भी 40% इज थ्योरेटिकल, ठीक है। सो प्लीज कंसिडर दिस पार्ट एज पार्ट ऑफ योर एग्जाम एज वेल। सो द एग्जामिनर माइट आस्क यू कि जी डेप्रिसिएशन की डेफिनेशन बताएं, उसके यूजेस बताएं, व्हाई डू वी यूज दिस फॉर्मूला, व्हाई डू वी यूज डेप्रिसिएशन। तो ये चीजें आपको क्लियर होनी चाहिए इन ऑर्डर टू अटेम्प्ट द क्वेश्चंस, ठीक है। सो डेप्रिसिएशन क्या है? It is the part of the original cost of a non-current asset that is consumed during the period of use by the business, ठीक है। मैंने वही बात की, क्या कॉस्ट है, यूजेज की कॉस्ट है, ठीक है। द अमाउंट दैट यू हैव यूज्ड फॉर ऑफ अ नॉन करंट एसेट इज योर डेप्रिसिएशन, ठीक है। अब ये नॉर्मली जो है चार्ज कहाँ होती है, प्रॉफिट एंड लॉस है, हम इसको एक्सपेंस ट्रीट करते हैं, ठीक है। क्यों? क्योंकि यूजेज है, ठीक है। और साथ ही साथ हम उसकी जो एक्चुअल वैल्यू है डेप्रिसिएशन की, उसको हम रिड्यूस भी करते रहते हैं। उसको क्यों रिड्यूस करते हैं? उसको इसलिए रिड्यूस करते हैं ताकि हमें इकोनॉमिकल बेनिफिट मिलता रहे, ठीक है। अभी ये बात समझ नहीं आएगी, हम इसको आगे जाके डीप में पढ़ेंगे, उसमें ज्यादा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अभी आपने क्या याद करना है, डेप्रिसिएशन क्या है, द कॉस्ट ऑफ यूजिंग अ नॉन करंट एसेट ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ यूज बाय द बिजनेस, ठीक है। जो भी बिजनेस किसी भी चीज को, किसी भी नॉन करंट एसेट को यूज करता है, उसकी जो कॉस्ट आती है वो डेप्रिसिएशन है। अच्छा, याद रहे यहाँ पे कि डेप्रिसिएशन इज एन एस्टिमेटेड वैल्यू। ये हम एक्चुअली ये नहीं कह सकते कि यार मैंने 10 लाख रुपए की यूजेज कर ली, ठीक है, या 20 लाख का मैंने उसके अंदर उसको मैंने यूज किया इस साल। ऐसा हम नहीं कर सकते, वी जस्ट एस्टिमेट इट, ठीक है। तो ये एक एस्टिमेशन है।
एस्टिमेशन क्यों है? ताकि हमें फ्यूचर लॉसेस से बचना हो। देखिए, हमारा जो काम है, हमारा काम यह है कि हमारे जितने एक्सपेंसेस हैं वो हम रिकॉर्ड कर सकें, ठीक है, ताकि हम एक क्लियर पिक्चर में हों कि हमारा प्रॉफिट हुआ है इस साल या बिजनेस का में लॉस हुआ है, ठीक है। देयरफॉर वी वांट टू मेक श्योर कि डेप्रिसिएशन भी जो कॉस्ट है उसको भी कैलकुलेशन में लाएं, क्योंकि इवेंचुअली तो हम यूज कर रहे हैं नॉन करंट एसेट, तो हम उसकी वैल्यू को उतना कम करना शुरू कर देते हैं नॉन करंट एसेट की। क्यों कम करना शुरू कर देते हैं? ताकि हमें फ्यूचर लॉसेस में ज्यादा धचका ना लगे। फॉर एग्जाम्पल, आपने 12-15 लाख की गाड़ी ली। अब 15 लाख की गाड़ी आपने इस्तेमाल की 10 साल, 10 साल के बाद आपको बेचनी पड़ गई, तो क्या वो 15 लाख की तो नहीं बिकेगी ना, वो तो कम की मिलेगी। तो आपको जब उस साल जब आपने बेचा, फॉर एग्जाम्पल वो 1 लाख की बिकी, क्योंकि आपने बहुत इस्तेमाल कर ली, उसका हाल बहुत बुरा हो गया हुआ है, वो 1 लाख की बिकी, तो यू हैव सफर्ड 14 लाख रुपीज लॉस, क्योंकि आपने उसको जब बेचा तो 14 लाख का लॉस हो गया। सीधी सीधी कैलकुलेशन है, 15 लाख माइनस 1 लाख, तो 14 लाख का आपको लॉस हो गया। उससे बचने के लिए हम थोड़े थोड़े पोर्शंस को हर साल डेप्रिसिएशन की मद में रिकॉर्ड करते रहते हैं, ताकि इवेंचुअली हमें जब लॉस हो तो हमें बहुत बड़ा धचका ना लगे, क्योंकि जाहिर है 14 लाख का धचका एक छोटे बिजनेस के लिए बहुत ज्यादा है। इसी तरह कोई बहुत बड़ा बिजनेस है, बहुत बड़ा नॉन करंट एसेट है, बहुत महंगे महंगे नॉन करंट एसेट है। फॉर एग्जांपल, आपने कोई जहाज खरीदा हुआ है, आपने कोई ऐसी मशीनरी लगाई हुई है जो कि बहुत महंगी है, ठीक है, कोई आपने कैटरपिलर की बहुत बड़ी मशीनरीज होती हैं, बड़ी महंगी महंगी मशीन्स होती हैं, वो खरीदी हुई हैं, तो उनको जब आप बेचेंगे तो यू विल सफर अ ह्यूज लॉस। और उसमें क्या होगा कि कंपनी को एक बहुत बड़ा धचका लगने से बचत हो जाती है, इसलिए वी कैलकुलेट डेप्रिसिएशन ऑन एवरी ईयर। अच्छा जी, आगे चलते हैं। कॉजेज ऑफ डेप्रिसिएशन, दे आर मेनली 4 कॉजेज, लेकिन आपके जो सीआईएस में है वो पहले 2 हैं, विच इज फिजिकल डिटेरियोरेशन एंड इकोनॉमिक फैक्टर्स। टाइम फैक्टर्स एंड डिप्लीशन अभी आपके कोर्स में नहीं है, ये एएस के लेवल पे है, ठीक है, सो वी आर नॉट गोइंग टू टच इट। हाँ, मैं बता दूंगा आपको थोड़ा सा उसके बारे में भी, लेकिन जब एग्जाम में वो आपसे पूछेगा व्हाट आर द रीजन, वो आपसे 4 रीजंस नहीं पूछेगा, वो आपसे पूछेगा एनी 2, ठीक है। तो आपने एक देना है फिजिकल डिटेरियोरेशन और एक देना है इकोनॉमिक फैक्टर्स। फिजिकल डिटेरियोरेशन जैसे वर्ड बता रहा है कि फिजिकली, यानी कि एक्चुअली आपकी जो नॉन करंट एसेट है उसमें डिटेरियोरेशन आ रही है, उसमें कोई कमी आ रही है। अब वो कमी किस वजह से आ सकती है? नंबर 1, वेयर एंड टेयर है। वेयर एंड टेयर का क्या मतलब है? यार एक्सीडेंट हो गया, ठीक है, वो जी मड गार्ड निकल आया, यार वो उसका क्या कहते हैं हैंडल टूट गया, ये सारे वेयर एंड टेयर है। जाहिर है यूज करेंगे तो चीजें टूटती हैं, ठीक है, तो ये सारी चीजें वेयर एंड टेयर में आएंगी। उसके बाद इरोजन हो रही है, रस्ट लग गई यार, रस्ट से जी पता चला मड गार्ड गिर गया, ठीक है, आपने उसको फिक्स कराया, उस पर काम कराया, ठीक है, जो क्या कहते हैं उसकी स्क्रीन है उसके ऊपर स्क्रैचेस आने शुरू हो गए हैं, या डैशबोर्ड जो है वो खराब होना शुरू हो गया, ये मोटर व्हीकल की मैं सारी एग्जांपल्स दे रहा हूँ, ठीक है। ये क्या फिजिकल डिटेरियोरेशन है, यानी कि उसकी एक्चुअली उसकी में विद द पैसेज ऑफ टाइम ये सारा कुछ खराबियां आती रहती हैं, ठीक है, ये फिजिकली हो रही हैं। इकोनॉमिक फैक्टर्स क्या हैं? नंबर 1, ऑब्सोलेंस। ऑब्सोलेंस होता है कि आपने बेसिकली आउट ऑफ डेट हो जाते हैं, ठीक है, आउट ऑफ डेट किसी में भी चीज में हो सकते हैं। मोबाइल फोन्स जैसे अब हम क्या जो पुराने मोबाइल फोन है विच आर नॉट क्या कहते हैं स्मार्टफोन्स नहीं है, वो अब कोई इस्तेमाल नहीं करता, ठीक है, बहुत कम लोग इस्तेमाल करते हैं। 3310 जो है वो बहुत कम इस्तेमाल होता है। लेकिन जो अब आईफोन आ रहा है, सैमसंग आ रहा है, बहुत सारे और आ गए हैं, हवावे आ गया है, टेक्नो आ गया है, दे आर यूजिंग, पीपल आर बाइंग दोस फोन्स। व्हाई? बिकॉज एवरी टाइम उसके अंदर कोई ना कोई नई चेंज आ रही होती है, और पुरानी चेंज को हम भूल जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर इसमें बहुत अच्छी एग्जाम्पल दूं मैं, तो 98 विंडोज, ठीक है, 98 विंडोज जो थी वो वन ऑफ द फेमस विंडोज थी, बट पीपल स्टॉप बाइंग दैट। व्हाई? बिकॉज अब वो उसके कैपेबिलिटी उसकी खत्म हो गया, एंड पीपल आर स्टार्टिंग यूजिंग 2000 2010, अब तो 11 भी आ गया है, ठीक है, सो पीपल आर मूविंग टुवर्ड्स न्यू टेक्नोलॉजी, क्योंकि हमारी टेक्नोलॉजी, हमारे लैपटॉप्स भी अपग्रेड होके उसे चेंज कर रहे हैं उसकी रिक्वायरमेंट्स। तो ऑब्सोलेंस ये होगी। इनएडिक्वेसी क्या है कि अब मशीन और जो है वो नॉन करंट एसेट वो एक्सेप्टेबल तो है,
लेकिन मेरे लिए बेकार हो गया। फॉर एग्जाम्पल, मैं कोई बोट का काम करता हूँ, या मैंने कोई टूरिज्म है, मेरे पास टैक्सी है, ठीक है। अब एक मशीन से मैं काम करता रह रहा हूँ, वो उसमें मेरे पास दिन के 10 बंदे आ जाते हैं, ठीक है। बट अब मैं ये कहता हूँ यार, अब ये मेरे जो टूरिज्म का है काम, क्योंकि मुझे 10 बंदों के लिए वो चाहिए, ठीक है, एक व्हीकल, तो मैं 10 बंदों को इस्तेमाल, लेकिन अब मेरे पास जैसी बिजनेस ग्रो होना लगा है, वो 10 बंदे 100 बंदों में तब्दील होते रहे। मैं कह रहा हूँ यार, अब ये छोटी गाड़ी जो है ना, ये एक्सेप्टेबल नहीं है, आई नीड अ बिगर वैन या बस, ठीक है। तो मैंने बस ले ली। अब वो गाड़ी जो है छोटी वाली, वो चल तो रही है, उसकी यूजेज भी है, लेकिन मेरे लिए इनएडिक्वेट होगी, क्योंकि अब मैं वो एक्सेप्ट नहीं कर सकता, ठीक है। सो इनएडिक्वेसी इज के मैं, वो रिक्वायरमेंट मेरी उसकी अब खत्म हो चुकी है, ठीक है। इसी तरह मशीन्स, मैं बहुत ज्यादा यूनिट अब बनाना शुरू हो गया हूँ, तो मेरे पास वो जो स्लो मशीन्स हैं, वो अब काम नहीं करेंगी। या फॉर एग्जांपल, आप प्रिंटर खरीदते हैं, ठीक है, एक प्रिंटर होता है घर के लिए, कि जी जिसने 10 कॉपियां निकालनी है, 20 कॉपियां निकालनी है, ठीक है, प्रिंट आउट्स निकालने। लेकिन अगर आपने कोई 1000 प्रिंट्स निकालने हैं, 2000 प्रिंट्स निकालने हैं, तो वो आपको कहेंगे कि यार प्लीज बाय अ फास्टर मशीन। तो आपके लिए जो वो पुरानी मशीन है, वो क्या हो जाएगी, इनएडिक्वेट। तो ये क्या है, इकोनॉमिक फैक्टर्स। इकोनॉमिक फैक्टर्स में ऑब्सोलेंस भी आ जाता है, इनएडिक्वेसी भी आ जाता है। फिजिकल में वेयर एंड टेयर आती है, और इरोजन आती है, ठीक है, इरोजन रस्ट, ठीक है। ये आपके दोनों फैक्टर्स हो गए। उसके बाद टाइम फैक्टर। टाइम फैक्टर्स हम इस्तेमाल करते हैं फॉर नॉन करंट एसेट्स, जो कि आपकी क्या कहते हैं, लीज होगी, पेटेंट राइट्स हो गए, ठीक है, इनको हम अमोर्टाइजेशन कहते हैं। इसमें डीप में जाने की जरूरत नहीं है, बस इतना पता होना चाहिए। अभी हम डीप में नहीं जा रहे इसको, ठीक है। ऐसी एसेट्स जो अनटेंजिबल होते हैं, जिनको हम देख नहीं सकते, फॉर एग्जाम्पल पेटेंट राइट्स है, लाइसेंसेस हैं, ठीक है, इनको भी हम नॉन करंट एसेट ही तस्वर करते हैं, ठीक है। और इनको जब हम खत्म करते हैं, इनको अमोर्टाइजेशन कहते हैं। जो चीजें हम अर्थ से निकालते हैं, फॉर एग्जांपल नेचुरल रिसोर्सेज जो हम एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, उन सबको हम कहते हैं ये डिप्लीट हो रही हैं। जैसे माइंस में से हम कोल निकाल रहे हैं, ऑयल निकाल रहे हैं, ठीक है, रिसोर्सेज निकाल रहे हैं, ये सारे क्या है, डिप्लीट होते हैं, ठीक है। सो दीज आर द कॉजेज ऑफ डेप्रिसिएशन। इसके डीप में मैंने आपको कहा था कि सिर्फ फर्स्ट टू आर इंपॉर्टेंट, लास्ट टू आर नॉट, ठीक है। सर। आगे अब आ जाए जी मेथड्स। ये अब आपका सीआईएस का टॉपिक मेन स्टार्ट हो रहा है। देयर आर थ्री मेथड्स: स्ट्रेट लाइन, रिड्यूसिंग एंड रीवैल्यूएशन मेथड। ये तीनों जो हैं, आपसे एग्जामिनर पूछेगा। इसमें यस, दे कैन यूज डिफरेंट नेम्स। स्ट्रेट लाइन में आपको स्ट्रेट लाइन मेथड या कॉस्ट मेथड, दोनों का मतलब सेम है, बट नॉर्मली जो एग्जामिनर है, ही इज गोइंग टू आस्क यू अबाउट स्ट्रेट लाइन मेथड। अमूमन क्वेश्चन में स्ट्रेट लाइन मेथड ही होता है, कॉस्ट मेथड नहीं होता। लेकिन अगर क्वेश्चन में आ जाए कॉस्ट मेथड, तो कंफ्यूज नहीं होना। अब प्रॉब्लम ये आती है कि यार सर, ये तीन मेथड है, हम तीन मेथड क्यों हैं, ठीक है। तो बेटा, दैट इज डिवाइडेड इन रिगार्ड्स टू द टाइप ऑफ नॉन करंट एसेट्स। कुछ एसेट्स ऐसे होते हैं जो कि बहुत जल्दी डिटीरियरेट हो जाते हैं। कुछ एसेट्स ऐसे हैं जो कि बड़ा स्लोली, आराम से डिटीरियरेट हो रहे होते हैं, ठीक है। तो ऐसे वाले जो हैं, जो आराम से डिट्यूरेट हो रहे होते हैं, उनको हम स्ट्रेट लाइन मेथड के थ्रू करते हैं। फॉर एग्जांपल, फर्नीचर है। अब अगर आपके स्कूल में कुर्सी रखी हुई है, अब कुर्सियां जो हैं वो सालों साल चलेंगी, ठीक है। अगर ज्यादा से ज्यादा खराब भी होंगी या टूटेंगी भी, तो दे आर गोइंग टू फिक्स इट, ठीक है, और फिर से आपके पास रख दें। मतलब एटलीस्ट 10-20 ईयर्स आराम से चल जाएंगी, ठीक है। So they keep on painting it, they keep on repairing it, they keep on reusing them, ठीक है। तो उसकी रिपेयर एंड मेंटेनेंस कॉस्ट भी कम है, और उसको वो लॉन्गर ईयर्स के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। तो उन इन चक्रों में हम स्ट्रेट लाइन मेथड इस्तेमाल करते हैं। फॉर्मूला क्या है? स्ट्रेट लाइन मेथड इज इक्वल टू कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू डिवाइडेड बाय यूजफुल लाइफ। अच्छा, अब स्क्रैप वैल्यू क्या होती है? स्क्रैप वैल्यू होती है यार, जब आप फॉर एग्जांपल एट द एंड ऑफ द लाइफ उसको बेचने जाते हैं, तो कबाड़िए को जब आप बेचने जाते हैं, जब आप उसको रद्दी में बेचने जाते हैं, ठीक है, वो जो वैल्यू आपको मिलती है, उसको स्क्रैप वैल्यू कहते हैं, ठीक है। अब स्क्रैप वैल्यू को सैल्वेज वैल्यू भी कहते हैं, रेजिडुअल वैल्यू भी कहते हैं, ठीक है। एग्जामिनर आपको कोई भी कह सकता है। अच्छा जी, दूसरा मेथड क्या है? कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू मल्टीप्लाई बाय रेट परसेंटेज। अब वो आपको एग्जांपल में यूजफुल लाइफ भी दे सकता है कि आपने कितने अरसा यूज करनी है, या आपको रेट परसेंटेज भी दे सकता है, ठीक है। रेट का मतलब आपको क्या होगा, 10% से रिड्यूस कर दें, 40% से कर दें, ठीक है, वॉट एवर द रेट इज, वो गिवन होगा। अगर आपको
आपको कॉस्ट भी गिवन होगी, आपको यूजफुल लाइफ भी गिवन होगी। अगर स्क्रैप वैल्यू गिवन है तो फिर आपने वैल्यू डालनी है, अगर वो कुछ मेंशन नहीं कर रहा तो कंसिडर इट एज जीरो। ठीक है, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं क्वेश्चन करते हुए और स्क्रैप वैल्यू जो है वो नहीं डालते हैं। ठीक है, तो यू आर गिवन अ स्क्रैप वैल्यू, वेल एंड गुड। अगर नहीं गिवन तो उसको जीरो कंसिडर करना है। यूजफुल लाइफ अगर नहीं गिवन तो आपको रेट परसेंटेज लाजमी गिवन होगा। ठीक है, ये नहीं हो सकता कि यूजफुल लाइफ भी नहीं गिवन होगा, रेट भी नहीं गिवन होगा, इन दोनों में से एक चीज गिवन होगी। तो अगर आपको यूजफुल लाइफ गिवन है तो यूजफुल लाइफ डालनी है, रेट गिवन है तो रेट के हिसाब से करना है। ठीक है, अच्छा जी। दूसरा, कॉस्ट के लिए एग्जामिनर अगेन हिस्टोरिकल कॉस्ट, ओरिजिनल कॉस्ट, परचेज प्राइस एंड लिस्ट प्राइस के वर्ड्स भी इस्तेमाल। नेक्स्ट आ जाए जी, ये क्वेश्चन है, यूनिवर्सल बॉट Universe Limited bought a machinery for 80,000. It has decided a residual, यानी कि scrap value of 8,000. The machine is planned to be used for 10 years. अब इसमें देखो आपको scrap value भी given है 8,000, आपको मशीन की कॉस्ट भी गिवन है 80,000, और आपको 10 years के लिए उसने कहा कि जी बिजनेस का आपने डेप्रिसिएट करना है, यूजफुल लाइफ है 10 years उस प्रोडक्ट की। तो अब आपने कैलकुलेट करना है यूजिंग द स्ट्रेट लाइन मेथड। तो व्हाट वुड बी द फॉर्मूला जी? सर 80,000 minus 8,000 over 10. व्हाट वुड बी द वैल्यू? 720 I guess. 720? 80 minus, से एक मिनट मैं कैलकुलेटर यूज कर सकता हूँ। हाँ जी, एक कैलकुलेटर ही यूज करके बताना है। तो 7,200। 7,200, ठीक है। सो कॉस्ट आपकी 80,000 है, स्क्रैप वैल्यू 8,000 है, यूजफुल लाइफ 10 years है। 80,000 माइनस 8,000 डिवाइडेड बाय 10, 7,200। ये डेप्रिसिएशन आपकी कौन से ईयर की आ गई? फर्स्ट ईयर की। ठीक है, अब अगर मैं यस सर। सेकेंड ईयर की कहूं कि सेकेंड ईयर में क्या होगी? सर सेम आएगी। सेम आएगी। क्यों? क्योंकि फिर से फॉर्मूला तो सेम ही रहेगा, यूजफुल लाइफ भी सेम रहेगी, स्क्रैप वैल्यू भी सेम रहेगी, कॉस्ट भी सेम रहेगी, तो आंसर सेम ही आएगा। तो ईयर वन में भी 7,200 है, ईयर टू में भी 7,200 है, ईयर थ्री में भी 7,000, और 10 साल तक हम 7,200 के हिसाब से ही चलते रहेंगे। ठीक है, हर साल हम कब करेंगे? 7,200 इसकी डेप्रिसिएशन। ठीक है जी, समझ में आ गई बात? यस। आगे चल रहे हैं। हाँ जी सर। अच्छा जी, अब एक और मेथड है स्ट्रेट लाइन का, जिसके अंदर वो कह रहा है आपके पास व्हीकल है फॉर 100,000, ही डिसाइडेड टू चार्ज 10% यूजिंग स्ट्रेट लाइन मेथड। अब इसमें ना तो स्क्रैप वैल्यू गिवन है, ना उसने आपको यूजफुल लाइफ दी है, ना स्क्रैप वैल्यू दिया ना यूजफुल लाइफ दिया, आपको क्या दिया हुआ है? परसेंटेज। तो हम क्या करेंगे जी, 100,000 के 10% से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि स्क्रैप वैल्यू जीरो है, तो 100,000 माइनस यस जीरो सर। जीरो ही 100,000 ही होगा। तो 100,000 मल्टीप्लाई बाय 10%, 10/100 इज इक्वल टू 10,000। अगेन ये जो 10,000 आ रहा है ये फॉर द फर्स्ट ईयर आएगा। अब मैं कहूं कि सेकेंड ईयर में क्या होगा? सर उसमें सेम आएगा 10,000 ही। अगेन सेम आएगा। ठीक है, एंड इट कीप्स ऑन गोइंग जब तक उसकी लाइफ है। 10,000 से हम रिड्यूस करते रहेंगे हर साल। ठीक है, यस सर। ओके। अब हम आगे चलें रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड पे। रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड हम ऐसी चीजों के ऊपर करते हैं जो कि बहुत जल्दी डिट्यूरेट हो जाती है। फॉर एग्जांपल गाड़ियां हैं, मैंने अभी जैसे एग्जांपल दिया आपको कि जैसे ही आपने शोरूम से निकाली आपको 1 लाख रुपीज का नुकसान हो गया, इट कुड बी मोर एज वेल। ठीक है, इक्विपमेंट कंप्यूटर्स बड़ी जल्दी जो है ऑब्सोलीट होना शुरू हो जाते हैं। ठीक है, मशीनरी बहुत जल्दी खराब होना शुरू हो जाती है। ठीक है, जो बहुत जल्दी अपने आप को डिट्यूरेट करते हैं। ठीक है, इनके लिए हम रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड इस्तेमाल करते हैं। रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड का फॉर्मूला क्या है? कॉस्ट माइनस अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का मतलब है टोटल डेप्रिसिएशन, या इसको कभी कभी प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन भी कहा जाता है। ठीक है, आपके एग्जाम में जब आपने प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन का अकाउंट बनाते हैं उसका मतलब होता है अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का अकाउंट।
ठीक है, इसलिए इस पे कंफ्यूज नहीं होना आपने। अच्छा जी, इसमें कॉस्ट माइनस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन मल्टीप्लाई बाय रेट परसेंटेज। तो रेट परसेंटेज भी गिवन होगी, कॉस्ट भी गिवन होगी, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन आपने फाइंड करनी होगी। ठीक है। यस सर। अच्छा जी, अब फॉर एग्जांपल इसमें है, इसमें वो कह रहा है वाइट ओन्ड फर्नीचर एंड फिटिंग्स कॉस्टिंग 50,000। द प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन ऑफ फर्नीचर एंड फिटिंग अकाउंट accumulated depreciation had a balance of 35,000, यानी कि आपको accumulated given है इधर। He charges a 50,000 depreciation using the diminishing balance method। अच्छा, reducing balance method का दूसरा नाम diminishing balance method भी है, so confuse नहीं होना। reducing balance भी कह सकता है, diminishing भी कह सकता है। What is the depreciation charge for that particular year? तो क्या फॉर्मूला था जी? cost minus accumulated depreciation सर multiply एक्यूमुलेटेड। by यस। रेट परसेंटेज। तो रेट जी, तो कॉस्ट कितनी है हमारी? 50,000। माइनस 35,000 कितना बन गया? सर 15,000। 15,000 का 50% लेंगे तो क्या बनेगा हमारे पास? सर सेवन सर थाउजेंड फाइव हंड्रेड 7,500। जी, ठीक है। सो कॉस्ट इज 50, एक्यूमुलेटेड इज 35। ठीक है, नेट बुक वैल्यू आ गई आपके पास। नेट बुक वैल्यू कैसे आती है? 50 माइनस 35, 15,000। ठीक है, 15,000। व्हाट वुड बी द डेप्रिसिएशन फॉर नेक्स्ट सर फिर ईयर टू? 30। फिर हम करेंगे, कॉस्ट कितनी है हमारे पास? 50,000। अक्यूमुलेटेड कितनी होगी हमारे यस पास सर। नेक्स्ट ईयर? 35। नेक्स्ट ईयर हमारे पास अक्यूमुलेटेड कितनी होगी अगले साल? सर 35 ही नहीं है। थर्टी नहीं, फाइव थाउजेंड अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का मतलब है टोटल डेप्रिसिएशन। ठीक है, टोटल डेप्रिसिएशन का मतलब है कि पिछले साल की डेप्रिसिएशन प्लस इस साल की डेप्रिसिएशन, पिछले साल तक। वो देखो, वो क्या कह रहा है? द प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, ऊपर पढ़े अगर क्वेश्चन में, द प्रोविजन फॉर यस सर। डेप्रिसिएशन फॉर फर्नीचर एंड फिटिंग्स अकाउंट हैड अ बैलेंस ऑफ 35, यानी कि उसके टोटल अक्यूमुलेटेड बैलेंस जो है वो कितना है? 35,000, जब तक भी उसको हमने डेप्रिसिएट किया। पिछले साल की डेप्रिसिएशन मजीद कितनी होगी? 7,500। तो अब कितनी हो जाएगा? 35,000 प्लस माइनस। 7,500, प्लस प्लस ऐड करेंगे, इस साल को भी ऐड कर देंगे। तो अब टोटल डेप्रिसिएशन या अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन इस अगले साल की ईयर टू की क्या हो जाएगी? 30, सॉरी 40, 2,500। 42,500। ठीक है, अब हम करेंगे 50,000 फॉर ईयर टू को। 50,000 माइनस 42,500 मल्टीप्लाई बाय 50%। आई बात समझ? यस सर। तो वो क्या वैल्यू आ रही है? -42,500। सर मल्टीप्लाई वो 50% भी करना। जी जी। सर एक मिनट। डिवाइडेड बाय सर टू थर्टी करना। 3,750। एक मिनट। पर क्या कर रहे हैं? -42, सर 3,750 आ रहा है। 42,500 डिवाइडेड बाय 3,750। यस सर। ठीक है, so that would be your depreciation for 3,750 would be the depreciation for your year 2. Now this is how reducing balance work. Reducing balances में क्या होता है? It will take a lot of time.
ठीक है, और वो इतनी यस सर। छोटी है, मैं स्क्रू ड्राइवर को लेके जाऊंगा, उसे कहूंगा यार इसकी मुझे प्राइस बताओ, इसको मैं डिप्रिशिएट करना है तो वो एक बड़ा ही अजीबोगरीब सिचुएशन हो जाएगी, एंड इट इज गोइंग टू कंज्यूम अ लॉट ऑफ टाइम फॉर ईच एंड एवरी प्रोडक्ट आइटम। तो ऐसी चीजें जो बहुत ज्यादा होती हैं, जैसे लेबोरेटरीज में पिवेट्स होती हैं, बीकर्स होते हैं, ठीक है, लैंप्स होते हैं, इस तरह की चीजें जो हैं उनको मेजर करना जो है बड़ा मुश्किल होता है। क्रॉकरी सेट्स होते हैं रेस्टोरेंट्स में, ठीक है। तो इन सब को हम क्या करते हैं, इन सब को हम यूज करते हैं रीवैल्यूएशन मेथड। उसमें हम क्या करते हैं, हम सबसे पहले ओपनिंग वैल्यू ले लेते हैं इन सब की, जो कि हमारे पास ऑलरेडी होती है, कि यार ये हमारे पास टोटल वैल्यू कितने की पड़े हुए एसेट्स, ठीक है, जो लूज टूल्स हैं, या क्रॉकरी कितने की पड़ी हुई है। मैं एग्जांपल ले रहा हूँ अब रेस्टोरेंट की क्रॉकरी की। सो क्रॉकरी हमारे पास कितनी रखी हुई है, ठीक है, उसकी वैल्यू हमें पता है ओपनिंग में, फॉर एग्जांपल 100,000 है। अब अगर मैंने मजीद परचेज किया तो मैं उसमें क्या कर दूंगा, ऐड कर दूंगा, ऐड मजीद क्रॉकरी जो खरीदी है। फॉर एग्जांपल 1 लाख पड़ी हुई थी, 50,000 की मैंने मजीद खरीद ली, तो अब मेरे पास टोटल क्रॉकरी कितने की होगी, 1,50,000 की। उसमें से कुछ मैंने बेच दी होंगी, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैंने 25 की बेच दी है, ठीक है। तो अब मेरे पास कितनी क्रॉकरी रहेगी, तो 1 लाख की ट्वेंटी पहले फाइव थी, थाउजेंड 50 की बाद में खरीदी, 1,50,000 हो गई, उसमें से 25 दे दिया, तो 1,25,000 रह गए। अब ये जो 1,25,000 है, अब मैं क्या करूंगा, एट द एंड ऑफ द ईयर मैं मार्केट में जाऊंगा और उनसे कहूंगा यार ये 1,25,000 की जो मेरे पास क्रॉकरी है, इसकी एक्चुअल वैल्यू कितनी है, ठीक है। वो मार्केट में कहेगा जी इसकी वैल्यू है फॉर एग्जाम्पल 2 लाख, ठीक है। तो मेरा क्लोजिंग बैलेंस क्या हो जाएगा, 2 लाख। क्लोजिंग बैलेंस को 1,25,000 में से माइनस करूंगा तो पीछे बन जाएगा 75,000। ये 75,000 वुड बी माई डेप्रिसिएशन, ठीक है, जो सर। क्लोजिंग। जी, जी क्वेश्चन पूछ रहे हैं आप। डेप्रिशिएट कैसे हुआ होगा सर? क्योंकि डेप्रिस हम हमारे पास तो सर 150 का था एज एसेट हमारा। वो अप्रिसिएट भी हो सकता है, वो डेप्रिसिएट भी हो सकता है, ठीक है। अच्छा, ये अप्रिशिएट हुआ है ना इसमें? हाँ, इसमें अप्रिशिएट हो। अब वो 1,25,000 को कह सकता है कि हो सकता है कि 1 लाख है आपकी, तो अब ट्वेंटी फाइव यस सर। थाउजेंड मेरे लिए क्या हो गया, वो डिप्रिसिएशन हो गई, ठीक है। यस सर। अगर जो प्राइस मार्केट प्राइस बढ़ जाएगी तो वो एप्रिसिएशन हो जाएगी, अगर वो मार्केट प्राइस कम होती है तो वो डेप्रिसिएशन हो जाती है, यस सर। ठीक है। अच्छा जी, अब इसको याद करने के लिए वी हैव गॉट अ फॉर्मूला, डेप्रिसिएशन इज इक्वल टू ओपनिंग एसेट्स प्लस परचेज न्यू एसेट माइनस ओल्ड एसेट माइनस क्लोजिंग एसेट वैल्यू। ये जो क्लोजिंग एसेट वैल्यू है दैट वुड बी द मार्केट वैल्यू, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल ओपनिंग है 100,000, परचेज हमने किए 50,000, तो वन फिफ्टी लाख फिफ्टी थाउजेंड हो गए। सोल्ड हमने कर दिए 25,000, तो 1,25,000 रह गए पीछे। अब मैं मार्केट में लेकर गया तो उन्होंने कहा इसकी वैल्यू जो है मार्केट में वो 1 लाख है, ठीक है। तो 25,000 का डिफरेंस आ गया, दैट मीन्स कि एक्चुअल मेरे पास 125 की चीजें पड़ी हुई थी, लेकिन मार्केट में उसकी कॉस्ट 1 लाख की है। तो मतलब अगर आज मैं बेचूं तो वो 1 लाख के बिकेंगे, तो जो डिफरेंस है वो क्या कहलाएगा, डेप्रिसिएशन, ठीक है। इसको यस हम सर। टी अकाउंट से भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल ऊपर हमने नाम लिखना है कौन से नॉन करंट एसेट्स का हम प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट है। ओपनिंग बैलेंस आपको पता है, नॉन करंट यूज टूल 1,500 एट द स्टार्ट ऑफ द ईयर, ड्यूरिंग द ईयर ही बॉट टूल्स ऑफ 2,000, एट द एंड ऑफ द ईयर द क्लोजिंग बैलेंस वाज 3,200। व्हाट इज द डेप्रिसिएशन फॉर द लूज टूल, जी। सर 300 अप्रिसिएशन है। वेरी गुड। सो आप, अच्छा, एग्जामिनर अगर आपको कुछ नहीं बता रहा तो आप फॉर्मूला से भी कर सकते हैं। अगर एग्जामिनर कह रहा है कि मेक अ टी अकाउंट, देन यू हैव टू प्रिपेयर अ टी अकाउंट, ठीक है। ओपनिंग इन्वेंट्री सही आपको सर। गिवन है, परचेजेस गिवन है, क्लोजिंग इन्वेंट्री गिवन है, तो वॉट एवर द डिफरेंसेस आपने उसकी निकाले। अब इसमें जो है हमने सेल कोई भी नहीं किया, तो कोई जरूरी तो नहीं है हमने खरीदा हो या बेचा हो, तो वॉट एवर द डिफरेंसेस यस। वो आपका डेप्रिसिएशन में आ जाए। अच्छा जी, देयर आर टू पॉलिसीज जो इन प्लेस है डेप्रिसिएशन को, ठीक है। डेप्रिसिएशन ये फॉर नेक्स्ट पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है।
मैं नेक्स्ट पार्ट में इसको फिर से रिवाइज भी करूंगा। ठीक है, दो पॉलिसीज बहुत इंपॉर्टेंट हैं। पॉलिसी नंबर 1 ये कहता है कि आपने जिस साल अपने एसेट्स के बारे में आपने बेचा है या खरीदा है, तो उसकी डेप्रिसिएशन निकालने के दो मेथड्स हैं। चार्ज फुल ईयर डेप्रिसिएशन इन द ईयर ऑफ परचेज, जिस साल आपने खरीदा है उस साल आपने फुल ईयर डेप्रिसिएशन चार्ज करनी है, लेकिन जिस साल आप बेच रहे हैं उस साल कोई डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं करनी। ठीक है, ये मेथड आपने कब इस्तेमाल करना है? जब क्वेश्चन में डेट्स गिवन नहीं होंगी कि आपने कब खरीदा कब बेचा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं प्रीवियस क्वेश्चन में दूं तो इसमें वो बता नहीं रहा, उसमें कह रहा है ड्यूरिंग द ईयर ही बॉट टूल्स। अब इसको एग्जैक्ट डेट्स नहीं बता रहा कि कब, क्या हमने 1 जनवरी को खरीदा है, क्या हमने 1 जून को खरीदा है, क्या हमने 31 जून को खरीदा है, कब खरीदा है, डेट नहीं बता रहा। जब डेट नहीं बताएगा तो हमने क्या करना है, हमने फुल ईयर डेप्रिसिएशन चार्ज करनी है जिस साल हमने खरीदा है, और जिस साल हम बेच रहे हैं उस साल कोई डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं करनी। ये एक पॉलिसी है। दूसरी पॉलिसी ये है कि जिस साल, अगर वो हमें डेट्स बता रहा है, ठीक है, यानी कि वो क्या है जी, मैंने 1 दिसंबर को कोई प्रोडक्ट खरीदा है और 31 को बेच दिया, अब वो हमें डेट्स बता रहा है, तो जब वो डेट्स बता रहा है तब हमने उसको डेट के हिसाब से निकालना है, मतलब कितने डेट उसने इस्तेमाल किया उसके हिसाब से डेप्रिसिएशन निकालनी है। खैर दिस विल बी मच क्लियरर व्हेन वी विल बी डूइंग द क्वेश्चंस। तो ये दो फॉर्मूला है। अगर एग्जामिनर कोई पॉलिसी आपको नहीं बताता, अमूमन तो वो क्वेश्चन में बताता ही बताता है कि क्या पॉलिसी इस्तेमाल करनी है, अगर वो नहीं बताता देन वी यूज दिस मेथड। अगर डेट्स गिवन है तो हमने पॉलिसी इस्तेमाल करनी है, अगर डेट्स गिवन नहीं है तो हमने पॉलिसी इस्तेमाल नहीं करनी। ठीक है, डेट्स गिवन है तो हमने टाइम के हिसाब से निकालना है कि उसने 30 दिन इस्तेमाल किया तो 30 दिन की डेप्रिसिएशन भी निकालें। ठीक है, अगर उसने डेट ही मेंशन नहीं की तो हमें हम निकाल ही नहीं सकते, इसलिए हमें निकालने की जरूरत नहीं है। उस दिन हम क्या करेंगे, सारे साल की डेप्रिसिएशन निकाल लेंगे परचेज की, चाहे उसने बेशक फर्स्ट को खरीदा हो, लेकिन क्योंकि उसने हमें नहीं बताया इसलिए हम अज्यूम यही कर रहे हैं कि उसने एट द एंड ही खरीदा है, एंड पूरा साल ही चला है। ठीक है, और एट द एंड उसने बेच दिया। आई होप दिस क्लियर्स इट। अच्छा जी।